डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटाबेस से। फिर आपने वो अकॉर्डिंगली डिज़ाइन बनाया होता है तो उस हिसाब से फिर वो चीज़ें दिख जाती है। वो CSS का कमाल है। लेकिन डेटा कैसे लाना और अकॉर्डिंगली वो ऑटोमेटिकली उतनी चीज़ें कैसे डिस्प्ले हो जाएगी, वही चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। सपोज़ मेरे पास एक टेबल है, उसमें बहुत सारा डेटा है, 2 रोज़ भी हो सकते हैं, 50 रोज़ भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं। उसी डेटा को अगर हमें डिस्प्ले करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, एक तरीका है टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करना, टेबल्स में। दूसरा होता है नॉर्मली डिवीजन बनाइए, डिवीजन के अंदर डिवीजन बनाइए। डिपेंड करता है आप किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं या किस तरीके से आपको चीज़ें डिस्प्ले करानी है। सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे, सी में जाएंगे, जैम्प, और हमारा htdocs फोल्डर है, और आपको पता ही है वहाँ पे हमारे पास क्या नाम है, PHP लेक्चर्स। तो PHP लेक्चर्स में हम बनाएंगे यहाँ पे लेट्स से गेट डेटा, क्या फाइल का नाम रखूँगा मैं, .php, ठीक है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले कनेक्शन का एस्टैब्लिश करना, ठीक है, किस डेटाबेस के साथ, क्योंकि मुझे खाली डेटा क्या करना है, डिस्प्ले। तो डेटा टेबल में से डिस्प्ले करने के लिए कौन सी क्वेरी यूज़ करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी। क्या यूज़ करेंगे हम, तो वहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी यूज़ हो जाएगी हमारे पास, ठीक। तो चलिए उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स डू वन थिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे काम, मैं जाऊँगा अपने डेटाबेस में। क्या जाऊँगा बेटा, वहाँ पे पहले किसी टेबल को देखेंगे जिसमें हमारे पास कुछ डेटा होगा, और उसी को कैसे डिस्प्ले कराएंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, आ गया स्क्रीन, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। चलिए एक काम करते हैं, लेट्स सी मेरे पास कोई ऐसा टेबल है जिसमें कुछ ज़्यादा डेटा हो। सपोज आई हैव दिस डेटाबेस ecom orders, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी मेरे पास कोई और रेसिमो में फॉर इंस्टेंस चले ये चीज़ है, ठीक है। एम्प ID, एम्प नेम, एम्प जेंडर, एम्प सिटी और एम्प सैलरी। मैं इसी डिटेल्स को क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, ज़्यादातर जो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी वो हो जाएगी प्रोजेक्ट से। किससे हो जाएगी, जब हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसको फुली डायनेमिक बनाएंगे, तो उस टाइम आपकी चीज़ें क्या हो जाएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बट मैं जो अभी मीनवाइल वहाँ तक जब जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम, जो भी लेक्चर्स, वही मैं यूज़ करूँगा उसी प्रोजेक्ट में। सपोज़ अभी लॉगिन रजिस्टर किया मैंने, ये तो मैं यूज़ करूँगा ही करूँगा उसमें, ठीक है। क्योंकि आजकल जितनी भी वेबसाइट्स होती है उनमें लॉगिन रजिस्टर सिस्टम होता है, या ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी वेबसाइट जो होती है जिसमें आपको डैशबोर्ड भी बनाना पड़ता है, तो डैशबोर्ड बनाने के लिए पहले लॉगिन रजिस्टर, अब मैं सबको सारे प्रिविलेजेस होंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। सपोज आपको स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनानी, उसमें एडमिन होगा, टीचर्स होंगे और स्टूडेंट्स होंगे। अब उन्होंने बोला हमें सिंपल वेबसाइट चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट, बस जिसमें कंटेंट दिखे और कुछ नहीं। तो फिर आपको डायनेमिक बनाने की ज़रूरत। अब दे से टुमारो की नहीं, स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट चेक करने चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स देखने चाहिए हमारे बच्चों की अटेंडेंस, रिजल्ट, समथिंग, है ना। तो दैट मीन्स अब आएगा लॉगिन सिस्टम यहाँ पे। लेकिन रिजल्ट अपलोड कौन करेगा, ये एक टीचर भी कर सकता है या एडमिन भी कर सकता है। अटेंडेंस टीचर करेगा, है ना। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, अब यहाँ पे जो चीज़ आएगी, अब टीचर का भी अलग लॉगिन बनेगा और एडमिन का भी अलग लॉगिन बनेगा, समझा रही बात। और स्टूडेंट्स का भी क्या बनेगा अलग। अब स्टूडेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन खाली डिस्प्ले दिखाओगे इन्फॉर्मेशन, वो एडिट नहीं कर सकते। टीचर्स को कुछ प्रिविलेज सेट कर सकते, वो कुछ इन्फॉर्मेशन एडिट, लेकिन एडमिन जो है वो खाली उसको पूरा प्रिविलेज, वो टीचर को डिलीट, एडिट, स्टूडेंट को डिलीट, एड, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको आ रही है बात समझ। तो चलिए वो तो बात की बात है। तो कहने का मतलब लॉगिन रजिस्टर सिस्टम हमारा वहाँ पे यूज़ होगा ही होगा।
अब सपोज यही डिटेल्स है जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, मैं चाहता हूँ यही मैं डिस्प्ले करूँ। तो डिस्प्ले कैसे मैं कराऊंगा, मैं इसको टेबल में करूँगा, क्योंकि डैशबोर्ड जो होता है, अब आप व्यू पे क्लिक करोगे स्टूडेंट लिस्ट निकलेगी, नाम, आईडी, जेंडर, रोल नंबर, क्लास, है ना, ऐसे डिटेल्स लिस्ट आउट हो जाएगी डैशबोर्ड में, है ना। या अटेंडेंस भी करनी, वो भी टेबल फॉर्म में ही डिस्प्ले, बाद में किसी को एडिट कर सकते हैं, तो हर एक रो को अलग अलग अपना एडिट होगा, समझ आ रहे, कॉमन एडिट मत हो सकता है, हर एक को अपना अपना एडिट होता है, या डिलीट हर एक का अपना अपना होगा। तो समझ आ रही है बात। तो चलिए, ये डेटाबेस किसके अंदर है हमारे पास, एम्प्लॉयज़ डेटाबेस टेबल है एम्प्लॉयज़, और डेटाबेस है रेज्यूमे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है बेटा, देखो बाद में मैं जो कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा डिस्प्ले करने का, ये एक तरीका है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बोला था, वो आप दूसरा तरीका भी ढूंढे कि एको के अंदर HTML टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने कहा था घर में इसको चेक करना, पता नहीं आप लोगों ने देखा था। तो आप वही जो आज मैं तरीका दिखाऊंगा, आप घर में वो दूसरा वाला तरीका यूज़ करके कल मुझे दिखाएंगे, ठीक। तो सबसे पहली जो चीज़ होगी हमारे पास, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम क्या बनाएंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए MySQLi अंडरस्कोर कौन सी फंक्शन यूज़ करेंगे बेटा, कनेक्ट। अब पता ही हमें कनेक्ट में हमें कितने पैरामीटर्स पास करने हैं, 4। पहले होगा हमारे पास लोकल होस्ट, शाबाश, दूसरा पैरामीटर होगा हमारे पास रूट, तीसरा होगा खाली, और चौथा जो होगा हमारे पास डेटाबेस। तो डेटाबेस नेम इज सिंपली रेज्यूमे हियर, you can see we have a database resume, inside it there is a table called employees table। Now what we have to do here, तो पहली चीज़ आपकी क्लियर होगी, पहला स्टेप क्लियर हो गया, कनेक्शन वाला पार्ट क्लियर, यानी कि अब जो भी सर्वर वाली इंफॉर्मेशन होगी, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा इस फंक्शन से, ठीक है। अब $कौन जो वेरिएबल है यहाँ पे हमारे पास, इसमें सारी इंफॉर्मेशन, सर्वर लोकेशन कहाँ पे है, उस सर्वर में किस डेटाबेस के साथ मुझे कनेक्ट करना है, क्या वो जो डेटाबेस है जिस यूज़र नेम के अंडर हो, क्या वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या नहीं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर मेंशन है, अब इस वेरिएबल के अंदर, है ना। उसके बाद क्या यूज़ करनी है, क्वेरी। क्वेरी एक वेरिएबल बना रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है आप क्वेरी, आपको मत कन्फ्यूजन होता होगा कि सर $क्वेरी वेरिएबल बना, कोई कीवर्ड है, कीवर्ड नहीं है, आप कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है, क्वेरी लिखनी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था हमारे पास, एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो फिर से चेक करते हैं एश्योरिटी के लिए कि स्पेलिंग सही से लिखी है कि, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूजन करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग जब वो लिखते हैं उसमें भी गड़बड़ी हुई होती है मैक्सिमम टाइम्स। इसी तरीके से जिस टेबल से वो डेटा ला रहे, डेटाबेस का नाम कुछ और होता है, उसमें वो टेबल होता ही नहीं, तो इन चीज़ों का अच्छे से ख्याल। डेटाबेस रेज्यूमे है और इसी के अंदर हम किस टेबल को एक्सेस कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़। तो ये स्पेलिंग सही से लिखिए, क्लियर। अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद वहाँ से जो रिज़ल्ट सेट आएगा, क्या आएगा, रिज़ल्ट सेट आएगा, तो MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, तो कनेक्शन यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट, तो इट मीन्स इट इज़ एक्सपेक्टिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स। सो MySQLi क्वेरी जो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स, जो पुरानी MySQL क्वेरी फंक्शन थी वहाँ पे आई नहीं होता था, उसमें एक ही आर्गुमेंट पास करते थे, वो होती थी क्वेरी। लेकिन कनेक्शन हमें पहले ही पास करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, लेकिन अब फिर PHP वर्जन्स चेंज होते गए, तो आजकल प्रेफर करते हैं MySQLi, आजकल क्वेरी सिंपल यूज़ नहीं होती है, समझ आ रही है बात। तो MySQLi अंडर, और दूसरी चीज़ होती है बेटा, जितना पुराना वर्जन आप यूज़ करोगे ना, उतनी सिक्योरिटी इशूज़ ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं, उतनी ब्रीच ज़्यादा हो सकते हैं। जितना अपडेटेड वर्जन आप कोई चीज़ यूज़ करोगे उसमें उतनी ही सिक्योरिटी के रिगार्डिंग चीज़ें आ गई होती है, ठीक है, उतनी चीज़ें एनकैप्सुलेट एब्स्ट्रैक्ट की गई होती। अगर PHP का पूरन वर्जन यूज़ करेंगे, सपोज 5 यूज़ कर रहे हैं, 4, दैट वर्जन इज़ प्रोन टू अटैक्स हुई, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती है, इसलिए फिर नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, ताकि सही आप ही देखो, अगर आप पुराना एंड्रॉयड वर्जन यूज़ करो उसमें बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, बग्स मिलेंगे। तो इसलिए नया वर्जन जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें नई नई चीज़ों को, पुरानी चीज़ें जो लैग कर रही होती है उनको ओवरकम किया होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा पैरामीटर पास क्या होगा हमारे पास, तो दोनों चीज़ें आ गई, डन।
दैट मीन जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गई ये एक रिजल्ट सेट लाएगी, वहाँ पे क्या लाएगी, और वो इन्फॉर्मेशन सारा किस वेरिएबल में हम स्टोर करें, इस वेरिएबल में। यानी कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगी ये पूरा एक रिजल्ट सेट उसको बोलते हैं जो भी वहाँ से रिट्रीव होगा, ठीक है ना। अब डेटा सारा किसके अंदर है, एक रो भी हो सकता है, 10 रोज भी हो सकते हैं और 50 रोज भी हो सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकता है ना, समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे सबसे पहले होगा इफ, क्या होगा बेटा, MySQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, ठीक है, और डॉलर रिजल्ट सेट यहाँ पे पास करेंगे, बोलेंगे अगर ये ग्रेटर देन 0 है गुड टू गो, अगर नहीं है तो एल्स करके यहाँ पे एको करके इसको बोल सकते हैं नो डेटा फाउंड, ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। अब डेटा है, अब हमें क्या करना है, मुझे इसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अब देखो वहाँ पे एक रो अगर होता तो सिंपल मैं क्या यूज़ कर सकता था, एक वेरिएबल बनाया, लेट्स कॉल इट डॉलर रो MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे और एक फंक्शन है assoc फंक्शन, और इसको पास क्या करेंगे आप, रिजल्ट सेट। ये क्या करेगा, ये इसमें एक रो निकालेगा और वो किस में स्टोर करेंगे, टॉप वाला रो आएगा, पहला वाला रो आएगा, पहला वाला रो यानी कि दिस रो, ये वाला पूरा आएगा, ठीक है, NJ यानी कि नूर वाली इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी, है ना। लेकिन अब अगर दूसरा चाहिए, अब क्या करें, MySQLi फंक्शन जो मैंने यूज़ की यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर, ये तो एक रो निकालेगी फ्रॉम टॉप मोस्ट रो, और वो स्टोर हो जाएगा किसमें, हमारे डॉलर रो वेरिएबल जो हमने बनाया। तो रो का नाम कुछ भी रख, वेरिएबल का नाम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इससे भी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि भाई शायद ये डॉलर रो कोई कीवर्ड है, ये कोई कीवर्ड नहीं, नॉर्मल सा वेरिएबल, नाम वैसा रखा ताकि स्टूडेंट के जहन में आइडिया जाए एक रो इसमें स्टोर हो रहा है, बट उस रो में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। इट्स लाइक एन एरे ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल क्या बन रहा है, असल में एक एरे बन रहा है। कैसे, रो ऑफ एम्प आईडी में ये इन्फॉर्मेशन पहली वाली निकलेगी, रो ऑफ एम्प नेम में नूर, रो ऑफ एम्प जेंडर में मेल, और रो ऑफ एम्प सिटी लंदन, और रो ऑफ एम्प सैलरी में क्या होगा 23,000। बट दूसरी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, फिर दूसरा रो मुझे तो सारी चाहिए, तो इसलिए फिर हमें लूप यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करेंगे, तो इस पूरी स्टेटमेंट को मैं किसके अंदर डाल दूंगा, वाइल लूप के अंदर। क्या डाल दूंगा बेटा, और कुछ इस तरीके से लिखूंगा। अब हमें पता है ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक एक एक रो आएगा, और जब तक ये एंड पे खुद जाएगा, समझ आ रहे हो। आप सर फॉर की मदद से भी तो चला, हाँ फॉर की मदद से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो दैट मीन्स पहले आपको काउंट फंक्शन यूज़ करनी, जैसे नम अंडरस्कोर रोज फंक्शन क्या करता है, MySQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज फंक्शन का काम क्या होता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ रोज। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे फॉर यूज़ करना है, हैव टू यूज़ I is equal to 0, I should be less than MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows डॉलर रिजल्ट से लेस देन वही मेंशन करना पड़ेगा, समझ आ रही है बात। अगर मैं नॉर्मल फॉर, बट यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, इवन दो आप फॉर ईच भी यूज़, या फिर आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, वाइल। आप फिर इसको क्या करना है, हमें डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले के लिए हमें क्या बनाना है, देखिए मैं यहाँ पे बाहर जाऊँगा, सबसे पहले लिखूँगा मैं बेटा एको, क्या लिखूँगा मैं, तो आई विल क्रिएट ए लेट्स से TABLE टेबल, ठीक है, टेबल एक बनाया मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे, श्योर। उसके बाद क्या करूँगा मैं, काम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा मैं, टेबल के अंदर बनाएंगे हम सपोज क्या टी हेड, या लीव इट, सीधे डायरेक्टली यूज़ क्या करें, टेबल रो यूज़ करें। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, टी हेड लेट्स से क्लियर। अब इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, एम्प आईडी, एम्प नेम, एम्प जेंडर, एम्प सिटी, एम्प सॉरी 1 2 3 4। सो लेट्स से आईडी, नेम, जेंडर, लेट्स से सिटी, और द लास्ट थिंग लेट्स से सैलरी, ठीक है बेटा, क्लियर। बने क्या गए,
टॉप वाली चीज़ क्या बनेगी यहाँ पे, अब मुझे क्या बनानी है, बॉडी। तो बॉडी लेकिन अकॉर्डिंगली कितने रोज बनेंगे, अकॉर्डिंग जितना डेटा मेरे डेटाबेस में, तो दैट मीन्स वो चीज़ मुझे किसके अंदर मेंशन करनी है, लूप के अंदर। किसके अंदर, लेकिन लूप से बाहर क्या लिखूंगा मैं, एको, क्योंकि इसको क्लोज करूंगा मैं। देखो मैंने आपको कहा तरीके बहुत सारे, देयर आर नंबर ऑफ वेज। देखो टेबल यहाँ पे ओपन हो रहा है, टेबल यहाँ पे क्लोज, क्योंकि पता ही है डेटा तभी क्लोज होगा जब उसकी बॉडी भी होगी। तो बॉडी मैंने यहाँ पे मेंशन की, आपको आ रही है बात समझ। और ये हो गया हमारा टेबल। टेबल रो ऊपर वाला पहले ही क्यों क्लोज किया पता है, वो ऊपर वाली एरर। अब अंदर वाली चीज़ें कैसे बनेंगी, यहाँ पे लिखेंगे एको, और सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, टेबल रो, और टेबल रो के अंदर क्या होगा हमारे पास, टीडी। क्या होगा बेटा, और टीडी के अंदर ही हमारा क्या होगा एक्चुअली डेटा। कैसे, तो डॉलर रो जो वेरिएबल हमने बनाया उसके अंदर सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, EMPF एम्पाइडी क्या होगी, और इसी को यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, कॉपी पेस्ट 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 एंड। तो यहाँ पे एम्पाइडी के बाद लेट्स से एम्प नेम, एम्प जेंडर, एम्प सिटी। यहाँ पे एग्जैक्ट वही स्पेलिंग लिखी जो आपने डेटाबेस में लिखी होगी बेटा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। आगे सारी चीज़ें, और अगर कोई एरर होगा तो ये आपको सीधे दिखाया जाएगा, सिंपल एज इट इज़। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है, जो डेटाबेस आएगा किस फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा, हमारे टेबल फॉर्म। चलिए लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के अंदर हमें जाना है PHP लेक्चर्स, और यहाँ पे हमने फाइल का नाम क्या रखा था, getData.php। तो समथिंग इज़ रॉन्ग, तो कोई बात नहीं, एरर से डरना नहीं है। तो जब तक एरर भी समझ नहीं आएगा तो चीज़ें क्लियर कैसे हो जाएगी हमारे पास। सो एरर इज़ ऑन लाइन नंबर 30। सो ऑन लाइन नंबर 30 लेट्स फाइंड आउट वेयर वी आर डूइंग रॉन्ग। यस, हेयर वी हैव टू पास द टर्मिनेट, है ना। तो हमने टर्मिनेट सिंबल, आप देखिए डेटा अकॉर्डिंगली आ गया, आ गया कि नहीं। अब थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं। सिंपली लेट्स डू वन थिंग, यू कैन यूज़ HTML स्टफ, और लेट्स डू वन थिंग, ऑनलाइन जाते हैं हम, बूटस्ट्रैप चीज़ें लाएंगे। क्या लाएंगे बेटा, तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे लिखेंगे बूट स्ट्रैप 5 CDN लिंक्स। तो चले इधर जाएंगे हम, एंड लेट्स कॉपी ऑल दिस, कॉपी एंड पेस्ट हेयर, ठीक है बेटा। ये मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें समझ आ रही बात क्लियरली। मुझे खाली क्या चाहिए थी, लिंक। मैं डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आया। मैं सीधे लिंक डायरेक्टली भी डाल सकता हूँ। जब हम स्लाइसिंग करते हैं वहाँ पे भी हमने तो पार्ट्स में तो काटा होता है ना इसको। सो इसमें फिर फ्लेक्सिबिलिटी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। एंड नाउ यू हैव टू यूज योर क्लास, CLSS क्लास इज इक्वल, बाहर डबल कोट यूज़ किया तो अंदर क्या यूज़ करें। तो लेट्स सेव इट एंड सी इज इट वर्किंग और नाइस, है ना। इट इज़ वर्किंग फाइन। and what else we have to do, let's use also one another thing, स्पेस डालने के बेटा थोड़ा सा ऊपर है ना, क्लियर। अब और एक भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हमें, एंड क्लिक, आ गई चीज़ें। और ऑल्सो टेबल डैश क्या यूज़ कर सकते हैं, चलिए डार्क वर्जन दे देते हैं इसको, ठीक है। और टेबल डैश बॉर्डर्ड है, ख़त्म मसला, ठीक है। और लेट्स डू वन थिंग,
सॉरी, इधर करेंगे हम टेक्स्ट डैश सेंड एंड क्लियर। आ गई चीज़ें समझ। अब देखिए बाद में रियल वर्ल्ड में क्या होता है हमारे पास, th अगर सिंपल इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे दिखा रहा है वहाँ पे मत एडिट वेडिट आपको चाहिए, आप उसको डिवीजन में दिखा सकते हैं डिटेल, समझ आ रही बात। अब व्हाट इफ अगर एक एक रो हमारे पास एक प्रोडक्ट की डिटेल्स होती तो आप डिवीजन उसी हिसाब से रो कॉल डैश md करके उसको स्टाइल कर सकते थे, समझ आ रही है बात। तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज़। जितना अभी मैं दिखा रहा हूँ उस पे इतना प्रैक्टिस करो ताकि हर एक चीज़ आपको समझ अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है वरना ये चीज़ क्या हो जाती है, भूल जाती है। अभी आप बोलोगे सर ये तो ईजी है, ये तो सारी चीज़ें समझ इसलिए आ रही, इट्स नॉट ए बिग डील, बट एट द इंसान को प्रॉब्लम फिर हो जाती है, ठीक है। तो इसको रॉन्ग ना लीजिए, इसको आसान ना लीजिए, तो मेहनत करिए और प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट, ताकि प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें आएगी, क्योंकि गलती जब आप खुद करेंगे तो तभी चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, सॉर्ट ऑफ दिस, सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो आप देखिए ये हर एक बार से आपको फिर कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो गई, लाइन नंबर एडिट वाला क्लोज नहीं किया हमने, ये क्या है ना 32 ये, यस इधर हमने क्लोज नहीं किया था इसलिए ये वाला वैसा बाहर निकल आ रही है बात समझ। तो देखिए फिर बाद में जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन को हम एडिट, तो याद रख लेना जनरल नहीं होता है, तो हर एक की अपनी अपनी चीज़ होती है, इससे ईज़िली वो आपको टारगेट हो जाता है एडिट करने में। आपको आ रही है बात समझ। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज ऑल्सो हेयर क्लास btn dash लेट्स से प्राइमरी, और इसको कॉपी करके btn dash डेंजर डाल सकते हैं, थोड़ा सा डरा सकते हैं आपको, ठीक है। तो इवन इसमें आप आइकन भी डाल सकते हैं, वो डिलीट वाला बटन डाल सकते, और इसमें फॉन्ट और स्मॉक का वो पेंसिल भी डाल सकते हैं ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ठीक है। किसी को अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसको अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम खाली वही देखते हैं, फंक्शनैलिटी मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आती, उनको वो ना उस ब्यूटीफुल चीज़ चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव, ठीक है। हालांकि अगर आप उनको, ऐसा हुआ है मेरे साथ, बहुत सारे क्लाइंट्स क्या होते हैं उनको बोलते यार इसमें ऐसे ऐसे फंक्शन नहीं, अगर सिंपल डिज़ाइन नहीं हमें ये चाहिए वो चाहिए, मुझे आ रही है बस पिंक वो, इसमें बटन, उसमें इंसान होनी चाहिए ना ठीक है। तो यही बात समझ। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ टेबल एंड हाउ we learned how we can retrieve all the details from a table, and we learn some new functions today, like we learn mysql fetch assoc, and even though let me try something else, let's say array, तो click करेंगे तो you will get the same output. तो sir what is the difference? So let me show you the difference first, ठीक है। difference between mysql I underscore fetch underscore assoc and array, ठीक है। तो ये वही से आ गया, because the very frequently asked question। तो फिर डिफरेंस क्या है? The major difference between mysql I underscore fetch underscore assoc and array is the output format of a assoc returns data in an associative array
माई एसक्यूएल आई फेच अंडरस्कोर एरे रिटर्न्स डेटा इन ए न्यूमेरिक एरे। तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में असल में रिटर्न करता है, और वो असल में किस फॉर्म में रिटर्न करता है, एसोसिएटिव वे में। किस में रिटर्न करता है, एसोसिएटिव वे में। फर्क सिर्फ कुछ नहीं है, वो इंडेक्स्ड एरे एज अ लाता है और ये एज अ क्या लाता है, एज अ एसोसिएटिव एरे। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। तो देयर इज़ नो एज सच कोई डिफरेंस। देखो यहाँ पे फिर इसने यूज़ क्या किया है, इंडेक्स, बिकॉज ऊपर कौन सी फंक्शन यूज़ की है, एरे। अगर ऊपर हमने यूज़ किया तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इवन। सो दैट मीन्स यहाँ पे एबिलिटी है, आई कैन ऑल्सो यूज़ हियर। लेट्स ट्राई समथिंग। Let's find out what's going to happen here. See, समझा रहे बात। But we can't use it in MySQL I underscore fetch underscore assoc। समझा? तो 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। समझा रही बात। तो ये डिफरेंस है। तो because MySQL I underscore fetch underscore assoc returns your data as an associative array and जो हमारा array है it returns data as an इंडेक्स है, बट उसमें भी आप की का इस्तेमाल। तो मेजर डिफरेंस यही है, एसोसिएटिव एरे एंड इंडेक्स एरे। तो समझ आ रही है बात। तो मैंने ये यहाँ पे क्यों आपको बताया, बिकॉज बहुत सारे अगर आप ऑनलाइन खुद भी कोई एग्जांपल देखोगे तो आप बोलेंगे सर ओ वहाँ तो एरे यूज़ किया था, देन व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस। सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन fetch underscore assoc and fetch underscore array। You got the point। If you are using array, so you can use also 0, 1, 2, 3 and according to the columns जो आपके। But better option is always try to use associative way। क्यों, इसमें भी हम associative ID यूज़ कर सकते हैं ना। क्या पता some maybe कभी कभी आपको कोई कॉलम स्किप करना हो, you don't need that column details, so better is to use associative, यानी कि कॉलम का जो नाम है वही यूज़ करना, वो बेटर रहता है और इससे एश्योरिटी ज़्यादा रहती है। समझा रही बात। तो मे भी अगर इधर का उधर चला गया, जैसे जेंडर है यहाँ पे आपने 2 डाल दिया तो सेकंड कॉलम वाला डिटेल, तो जेंडर की जगह नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। समझा रही बात। तो इससे एश्योरिटी हो जाती है जब हम एसोसिएटिव यूज़। तो बट तरीके दोनों हैं, तो इसमें थोड़ा सा फिर आपको एक्स्ट्रा केयर, लेकिन जैसे मैंने कहा हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है हमारे। आई बात। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे लेक्चर। सो वी लर्न हाउ वी कैन रिट्रीव डेटा and how we can display that data in a table. So in next lecture today, tomorrow we will discuss how we can edit or delete our information। एक specific बंदे की information को कैसे delete और edit। Remember that जो हम ये lectures पढ़ रहे हैं onward, जो हमने database के साथ lectures start किए हैं, तो ये फिर at the end यही हम एक project में फिर use करेंगे। समझा रही बात। इतनी चीज़ें clear हो गई। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।